सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न आरएस मेंस 2024 का दोस्तों जो एग्जाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोलॉजी तक अपने पहुंच गए थे। और अपने दोस्तों जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है दैनिक जीवन में रसायन और दैनिक जीवन में भौतिकी कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। अपने बायो स्टार्ट की थी जिसमें हमने क्या कर लिया था, जो मानव में नियंत्रण और समन्वय है, ठीक है, कैसे हमारा मस्तिष्क के पार्ट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कंट्रोल, क्या क्या हार्मोन हमारा शरीर छोड़ता है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। ये भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज अपने दो टॉपिक करने वाले हैं। एक तो सेल कोशिका के बारे में, पहले भी हम कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों कि प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। और आज अपने दोस्तों प्रजनन के बारे में भी साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये दो टॉपिक अच्छे से अपने करने वाले हैं। इसके बाद मैं जो 4-5 टॉपिक है एक साथ करवा दूंगा आपको, जिसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़े क्या बड़े टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा अपने को इसमें डीप में नहीं जाना है। और दोस्तों जो अपना सोर्स रहता है ना, यहाँ पे जो भी मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ, ये सोर्स अपना एनसीईआरटी रहता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले कोशिका की खोज की बात आती है। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। पूरा यहाँ पे देखो कोशिका को पूरा ओपन करके बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे गोल्जी काय हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे दोस्तों चीजें हैं, साइटोप्लाज्म। अब देखो सबसे पहले बात आती है खोज की। अब ये क्या है कि सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। डायरेक्ट अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कि कोशिका क्या है, कि सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। और दोस्तों जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने कोर कोशिकाओं में पतली काट में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ को देखा, जिन्होंने इन्हें क्या कहा, कोशिका कहा। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसकी खोज की गई। अब इन्होंने न कोशिका को दो भागों में बांटा, एक एकल और एक बहुकोशिकीय। इसमें भी अपने अंतर जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने कोशिका के जो पार्ट्स है ना, उसके काम पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपसे वर्क पूछ सकता है कि इसका बताओ कि गोल्जी काय का क्या काम है। सबसे पहले अपने दोस्तों एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो संख्या की ही बात आती है कि ये कोशिका में सीधा सा बात है, एक कोशिका होगी, इसमें अधिक मात्रा में कोशिका होगी। तो ये आराम से आप याद रख सकते हो, इस पर कोई जोर देने वाली बात नहीं है। कार्य की बात करें तो कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, और विभिन्न कार्य कोशिकाएं विभिन्न कार्य का विभाजन यहाँ पे दोस्तों नहीं होता, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्य करती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद है। जनन एकल कोशिका द्वारा होता है यहाँ पे, ठीक है। जो जनन होगा वो एकल कोशिका के द्वारा होगा, और विशेष कोशिकाएं जनन कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। तो इनमें जनन के लिए विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एकल कोशिका है, तो एक उसी के द्वारा सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका रिप्रोडक्शन होगा उसमें अलग अलग कोशिकाएं भाग लेगी। आयु कम होती है, यहाँ पे लंबी आयु वाले होते हैं। जहाँ पे बहु कोशिकाएं होती हैं वो उनकी आयु हमेशा लंबी रहती है, एक कोशिकीय जीवों की आयु बहुत कम रहती है। तो ये थोड़ा सा अंतर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो सिंपल से आप लिख सकते हो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में, अगर अंतर आपसे डायरेक्ट पूछे तो। अब दोस्तों कोशिका के आधार पे भी है ना कोशिकाओं को बांट दिया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो भागों में कोशिकाओं को बांटा गया। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये आकार में दोस्तों बहुत छोटी होती है, और ये आकार में बड़ी होती है यूकैरियोटिक। कोशिका का केंद्र की भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, जो केंद्रीय सेंट्रल पार्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको केंद्रक नहीं मिलेगा, केंद्रक अनुपस्थित रहेगा, जबकि यहाँ पे केंद्रक, ये केंद्रक लिखा हुआ है। तो यूकैरियोटिक में आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित, अंगक झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं, और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे झिल्ली द्वारा अंगक नहीं होते गिरे हुए। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है। जो कोशिका का विभाजन होगा या तो विखंडन या कोशिका विभाजन के द्वारा होगा। यहाँ पे दोस्तों माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होगा कोशिका का विभाजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे दोस्तों जो कोशिका का विभाजन हो रहा है वो विखंडन से हो रहा है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यूकैरियोटिक में कैसे हो रहा है, मियोसिस के द्वारा हो रहा है या माइटोसिस के द्वारा। अब दोस्तों संरचना की बात करते हैं इसके। कोशिका झिल्ली आती है सबसे बड़ा, या इसे अपने
प्लाज्मा झिल्ली भी, प्लेज्मा लिखा हुआ है, प्लाज्मा एक ही बात है, तो प्लाज्मा झिल्ली भी इसे कहते हैं अपने। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से क्या करती हैं, अलग करती हैं, और ये कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। अन्य पदार्थों की गति भी रोकती है, जो जरूरी चीजें होंगी उन्हें ही आने जाने दिया जाएगा। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो ये कुछ नहीं होती दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे कोशिका देखी, तो इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है ना, यही आपकी क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली कहलाएगी। अब देखो बात आती है दोस्तों, इसके कार्य क्या होते हैं। लचीली होती है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली, या तो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होती है, एक ही कोशिका होती है, तो वहां से क्या है कि वो बाहर से जब भी भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उन्हें बहुत सहायता करता है ये। फिर बात करें कोशिका भित्ति की। झिल्ली के हमने कार्य जान लिए। झिल्ली में आपको ये याद रखना है कि ये लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, अणुओं को अंदर बाहर आने जाने देती है। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कोशिका भित्ति की। ये पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। जो कोशिका भित्ति है आपको दोस्तों जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलेगी। ये सख्त और मजबूत मोटी सैरंध्र अजीवित संरचना है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो जो भित्ति है वो किसकी बनी रही है, आपके सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। कोशिकाएं की मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इसके कार्य क्या है, कोशिका को संरचना देता है, मजबूती देता है, सैरंध्र होती है विभिन्न अणुओं को, ये भी सेम वही काम कर रही है। इसे मरम्मत करने व पुनर्जनन की भी क्षमता होती है। ठीक है, मरम्मत भी करती है और पुनर्जनन की भी इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। मेन ये ध्यान रखना है कि ये सेलुलोज की बनी होती है। लगभग कार्य सेम उसके प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के समान ही है भित्ति का भी। अब बात आती है केंद्रक की। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों केंद्रक, जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कोशिका का केंद्रक कहलाता है। अब यहाँ पे केंद्रक के चारों ओर एक दोहरा प्रकोष्ठा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। और केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो केंद्रक है, केंद्रक में आपके मेन क्या पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा याद रखना है कि केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो माता पिता से जो डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। तो हमने देखो वैसे ही पढ़ा था कि जो कोशिका है ना, हर कोशिका में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब अंदर आपसे पूछ ले कोशिका में कहां पे, तो केंद्रक में। ठीक है, यहीं से ही आगे आपके क्या है, अगली संतान में ट्रांसफर होता है। सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है केंद्रक। आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, सीधी सी बात है, डीएनए को पहुंचा रहा है, आनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचा रहा है, वो केंद्र के काम करता है। तो केंद्रक यहाँ पे दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोशिका में। फिर बात करें दोस्तों अपने कोशिका द्रव्य की। जो कोशिका द्रव्य है वह द्रव्य है जिसमें सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है, जहाँ जैविक व कैटाबोलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इसमें भी दोस्तों दो भाग आ जाते हैं द्रव्य के, एक सिस्टोल और एक कोशिका अंग। अब जो सिस्टोल है ये जलीय द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होती है। कोशिका अंग विभिन्न प्रकार के अंग जो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। अब दोस्तों कोशिका अंग के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिसमें उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। तो ये झिल्ली क्या करती है कि बाह्य पर्यावरण से जो पदार्थ वगैरह है उनको मिक्स नहीं होने देती। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं जिसमें बहुकोश के जीवों की कोशिकाओं भी शामिल है। उपापचय क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं को अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त संरचनाओं अंग का उपयोग करती है। तो अपने भी जैसे शरीर है तो इसमें अपना हर पार्ट अलग अलग तरीके से काम करता है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो ऐसे भी बहुत सारे जीवों में होता है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों
कोशिका द्रव्य के दो भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, एक तो सिस्टोल, एक कोशिका अंगक। अब दोस्तों इसके भी है ना अलग अलग और आगे अंग आ जाएंगे जो कोशिका अंगक है। सबसे पहले अंतःद्रवी जालिका आती है। यह झिल्ली युक्त नलिका तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। इसकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके समरूप। अब ये भी दोस्तों खुदरी और चिकनी दो प्रकार की हो जाएगी, एक तो चिकनी और एक खुदरी जालिका, अंतःद्रवी जालिका। अब दोस्तों इनमें भी अंतर दिया गया है। ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है, ये झिल्ली व नलिकाओं का। प्रोटीन संश्लेषण में जो सहायक होती है वो खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टीरॉयड, लिपिड तथा पॉलीसैकेराइड बनाने में मदद करती है, वो चिकनी करती है। राइबोसोम यहाँ पे उपस्थित, यहाँ पे अनुपस्थित रहता है चिकनी में। मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करा। अंगक झिल्ली द्वारा घिरे हुए रहते हैं चिकनी में, ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन जबकि खुदरी में क्या होता है कि मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करने का काम खुदरी अंतःद्रवी जालिका करती है, ठीक है। तो ये इसके आगे प्रकार आ जाएंगे कोशिका अंगक के। अब इसके कार्य हैं कि यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थों केंद्रों के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यह अंगकों के बीच जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करता है। वसा, स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। अंतःद्रवी जालिका की बात कर रहा हूँ, कुल उसके प्रकार की नहीं। ये कोशिकाओं में SCR विष तथा दवाओं को निर्विषीकरण में महत्वपूर्ण। तो इसके कार्य है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। डायरेक्ट आपसे कार्य भी पूछ सकता है अंतःद्रवी जालिका के क्या कार्य हैं। अब अपने बात करेंगे दोस्तों गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त एक पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। अब मेन इसका दोस्तों जो कार्य है वो आप देख लो कि कार्य क्या रहने वाला है कि ये लिपिड बनाने में सहायता करता है और यह मध्य लेमिना बनाने का कार्य करता है, लेमिला। यह स्वाम में स्रावी होता है जो मेलिनिन संश्लेषण में भी क्या करता है, सहायता करता है। अंतःद्रवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। तो जो भी प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण होगा वो गोल्जी काय में होगा। कुछ पुटिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। तो ये सारे गोल्जी उपकरण के क्या आ जाते हैं, कार्य आ जाते हैं। अब इसका एक और पार्ट आ जाता है लाइसोसोम। लगभग है ना इनके कार्य सेम से ही हैं, थोड़ी बहुत चीजें अलग है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो कोशिका का जो भी अपशिष्ट होगा वो यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, लाइसोसोम से। देखो लिख रखा है पहला पॉइंट ही। और गोल्जी उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक झिल्ली युक्त होती है, तो इनकी कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता। ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं या कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोसोम की बात करें, ठीक है। लाइसोसोम की बाहरी पदार्थ की कोशिकाओं अंग के टूटे फूटे भागों को पचित करके कोशिका को क्या करता है, साफ रखता है ये लाइसोसोम। कोशिका के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन अथवा पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं, किसमें, लाइसोसोम में। उपापचय प्रक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती है और एंजाइम स्रावित हो जाते हैं और अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, जो लाइसोसोम होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहता है, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जब भी, क्योंकि ये देखो क्या है कि जब कोशिका खुद क्षतिग्रस्त होगी तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती है और ऐसा एंजाइम स्रावी करती हैं तो अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देती है वापस से। अब माइटोकॉन्ड्रिया आता है इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कोशिका का क्या है, बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। पावर हाउस भी बोल सकते हैं इसको, अपने पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। यह एक दोहरी झिल्ली वाले होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बाह्य परत चिकनी व छिद्रित होती है और अंतः परत बहुत ही वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। कार्य क्या है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ATP जो होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। मेन कोशिका में ही होते हैं। ये चीज अपने कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, ये चीज आप ध्यान रखते जाओ
कि जीवन के लिए जो आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्रियाओं को करने के लिए जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। बहुत ही अद्भुत अंग है, क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, तथा ये अपने कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपने बात करें तो। अब दोस्तों आपके प्लेस्टिड आ जाता है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो आंतरिक संगठन में झिल्ली की कई परतें होती है। तो जो प्लेस्टिड है ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, पादप कोशिकाओं में मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रोमो जो जड़ों में पाया जाता है, ल्यूको यह जड़ों, तना तथा पत्तियों तीनों में पाया जाता है। प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च तथा तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो ये पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, केवल पादप कोशिकाओं में क्या मिलेगा आपको, प्लेस्टिड मिलेगा। फिर क्लोरोप्लास्ट है, ये पत्तियों में होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है ना दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट की बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्रोमो, ल्यूको और क्लोरो, ये तीनों क्या है, इसके प्लेस्टिड के 3 प्रकार हैं। फिर रसदानियों की बात करते हैं। ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसदानियां छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। ये पादप कोशिकाओं की रसदानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसदानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारी बातें आपकी किसके बारे में आ जाती है, कोशिका में। अब पादप और जंतु कोशिका में भी अपने दोस्तों थोड़ा अंतर देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपसे डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार। देखो, प्रकाश संश्लेषण है तो क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, अभी हमने पढ़ा है पादप कोशिका में, जबकि जंतु में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है पादप में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण आकार इसका क्या आता है, अनिश्चित। लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती है, इसका अलग अलग आकार होता है जंतु कोशिका में। गोल्जी उपकरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता पादप कोशिकाओं में, जबकि दोस्तों जंतु कोशिकाओं में होता है। तो आपको दोस्तों जो कोशिका के पार्ट्स वगैरह है ना, वो भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ के जाने हैं। अब अपने दोस्तों बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, जनन या प्रजनन के बारे में। ये वे प्रक्रिया है जो सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखो, हमने पहले ही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जो क्या है कि मेन रूप से जो गुणसूत्र के डीएनए होते हैं ना, उसको क्या है कि आनुवांशिक ट्रांसफर करता है। अब डीएनए क्या करता है, यही प्रतिकृति बनाने का काम करता है, जिससे नई कोशिकाएं बनाते हैं, कह सकते हैं। ये एक समान होती है परंतु समरूप नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी उसकी क्या हो, 2 कॉपी हो। अब दोस्तों जो ये प्रजनन होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो अलैंगिक, एक लैंगिक। अलैंगिक में क्या होता है, सिर्फ एक ही जीव आगे अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है, जैसे अमीबा हो गया। लैंगिक प्रजनन, ठीक है, इसमें 2 लोग होते हैं कम से कम। अब देखो अलैंगिक में क्या होता है, ये इसके नीचे ये लैंगिक के बारे में बताया गया है। लैंगिक प्रजनन, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। यहाँ पे दोस्तों जो नया जीव बनेगा वो लगभग समान और समरूप होगा पूरा एकदम, क्योंकि एकल जीव ही उत्पन्न कर रहा है। इसमें 2 जीवों के डीएनए मिक्स नहीं हो रहे। सतत गुणन के लिए ये बहुत ही उपयोगी माध्यम है, और निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। ये उच्च वर्ग में पाया जाता है। प्रजातियों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है इससे। नए जीव के आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें आपको समान मिल जाएगी, आँख में, नाक में, जैसे आपकी खुद की आंखें वगैरह, नाक वगैरह माता पिता से मिलती होगी, तो वही चीज़ लैंगिक प्रजनन है। फिर दोस्तों अब अपने अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण पढ़ लेते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन के एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो, इसमें एक होता है विखंडन। इस प्रक्रम में क्या होता है, एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और नया जीव बन जाता है। जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसे द्विखंडन बोलेंगे। तो विखंडन के अंदर एक द्विखंडन होता है, एक बहुखंडन होता है। तो द्विखंडन में क्या होगा कि जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये 2 कोशिकाओं में आगे विभाजित हो रहा है। तो इसका उदाहरण क्या है, अमीबा। तो द्विखंडन का एग्जाम्पल आ गया आपके अमीबा का।
अब बहुखंडन में क्या है, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसे बोलते हैं प्लेज्मोडियम या प्लाज्मोडियम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है दोस्तों इसके विखंडन हो गया। विखंडन में हमने द्विखंडन और बहुखंडन पढ़ा। अब खंडन की बात आ जाती है। खंडन में क्या होगा कि इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये एक प्रकार की एल्गी होती है। अब दोस्तों जो स्पाइरोगाइरा है, ये देख सकते हो आप कैसे छोटे दो टुकड़ों में विभाजित होकर छोटे छोटे, फिर बाद में ये वृद्धि करके नया जीव। फिर एक आता है पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनर्जन्म। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो लगभग आपको सारी चीजें सेम लग रही होगी, लेकिन इनमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे क्या है कि दो कोशिकाओं में विभाजित हो रहा था। विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है। ये ध्यान रखना, ये विखंडन कहलाएगा। इसमें द्विखंडन और बहुखंडन मैंने आपको बता दिया। खंडन में क्या होगा कि सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में ना बंट जाते हैं और बाद में वृद्धि करते हैं। जबकि पुनरुत्पादन क्या होगा कि किसी कारणवश जब कोई छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित होता है। तो खंडन और पुनरुद्भवन लगभग सेम से ही है। अब दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है पुनरुद्भवन का, यहाँ पे हो जाएगा प्लेनेरिया और हाइड्रा। इसके एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे ना तो बढ़िया रहेगा। अब मुकुलन की बात आती है। मुकुलन क्या होता है? इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं, और यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, जैसे हाइड्रा हो गया, यीस्ट या खमीर हो गया। ठीक है, तो बाद में यहाँ पे जैसे इसमें एक उभार उत्पन्न हो गया, एक चीज निकल गई, फिर बाद में ये धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर एक सेम अपने जैसा ही इसने क्या हुआ, जीव उत्पन्न कर दिया। इसे क्या बोलेंगे? मुकुलन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हाइड्रा और यीस्ट होते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों बीजाणु समासंग की। कुछ जीवों के तंतुकों के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। ठीक है, और जिनमें बीजाणु होते हैं, बीजाणु गोल संरचनाएं होती है, ये ऊपर आपको दिख रही हैं। एक मोटी भित्ति से क्या होती है, एक रक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु ये क्या है, वृद्धि करने लगते हैं अलग से। ठीक है, ये खुद फिर नया जीव बना लेते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका कायिक प्रवर्धन। ये पौधों, कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण कर उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब इसकी भी अलग अलग विधियां हैं, जैसे जड़ द्वारा होता है, तने द्वारा, जड़ द्वारा शकरकंदी में, तने द्वारा आलू अदरक में, पत्तियों द्वारा ब्रायो फिल्म की पत्तियों की कोर पर कलियाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। तो अब ये जो कायिक परिवर्तन होता है ना, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, जो कायिक परिवर्तन होता है, कायिक प्रवर्धन, ये दोस्तों क्या होता है, पौधों में पाया जाता है। अब पौधों में भी है ना, कोई तो जड़ द्वारा नया पौधा बनता है, आपने देखा होगा, कोई तने द्वारा भी बन जाता है, कोई पत्तियों द्वारा भी नया पौधा बन जाता है। जैसे अपने कोई भी पेड़ वगैरह लगाते हैं तो कई बार तो उसकी जड़ से नया पौधा निकल जाता है उसके साथ, कई बार तने से भी अलग निकल जाता है, और कई बार पत्तियों से भी। कृत्रिम विधियां की बात करें तो अपने जैसे गुलाब वगैरह है लगाते हैं, चमेली। ठीक है, तो ये दो तीन कृत्रिम विधियों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। फिर उत्तक संवर्धन आता है दोस्तों, ये सेम वही बात है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। तो उत्तकों को काट कर क्या है कि पोषक माध्यम जो जो उन्हें चाहिए वो चीज़ें दी जाती है, जिससे क्या है उनका विकास हो सके। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे में, जिसे कैलस कहते हैं, परिवर्तित हो जाती है, और कैलस को हार्मोन के माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसे विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है और फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। जैसे सजावटी पौधे आपको देखे होंगे तो सेम उसी से ही मनाया जाता है। तो उत्तक संवर्धन का बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि उत्तक संवर्धन क्या होता है, उत्तक संवर्धन क्या होता है, तो कोई भी पौधा है, सीधी आप लैंग्वेज में अच्छे से लिख देना, याद ऐसे रख सकते हो कि कोई भी पौधा है, उसकी शाखा होती है ना, ब्रांच, उसकी सिरे से कोशिकाएं ली जाती है। तो ध्यान रखना, इसमें ये पॉइंट याद रखने वाला है कि अपने क्या ले रहे हैं, कोशिकाएं ले रहे हैं, और उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं पूरा मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या है कि गुच्छा बन जाती है।
अब इसको क्या है कि कैलस को हार्मोन के माध्यम में रखा जाता है, जहां उसे विवर्धन होकर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अब इसके लाभ क्या क्या है? बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि, इनसे नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका जो कायिक संवर्धन ही है। अब आ जाता है दोस्तों लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रकार को क्या कहते हैं? अपने निषेचन। तो लैंगिक में क्या होगा? दो लोग होंगे, एक नर होगा, मेल होगा, एक फीमेल होगा। ये दोनों मिलेंगे जब या निषेचन करेंगे तो ही यहाँ पे नया जीव उत्पन्न होगा या कोई संतति उत्पन्न होगी। अब दोस्तों पौधों में भी क्या होता है? फूल होते हैं ना, उनमें भी लैंगिक जनन होता है। पहले पौधों के बारे में पढ़ेंगे फिर ह्यूमन पे आएंगे अपने। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फूल पौधे का जनन अंग है। जो पुष्प होता है ना वो जनन अंग भाग होता है। एक फूल के जैसे मुख्य भाग आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में भी, बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, पुंग केसर, ये होते हैं मेनली। अब दोस्तों फूल भी दो तीन प्रकार के होते हैं, एक उभयलिंगी और एक एकलिंगी। स्त्री केसर व पुंग केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों गुड़ल हो गया, तो ये तो आपके उभयलिंगी पुष्प हो गए। एक लिंगी पुष्प कौन से हो गए दोस्तों? जिसमें स्त्री केसर व पुंग केसर में कोई एक जननांग। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों उपस्थित हो रहे हैं, स्त्री और पुंग केसर। मेन ये स्त्री केसर और पुंग केसर की बात करेंगे अपने पौधों के बारे में जब भी बात करेंगे। तो एक लिंगी पुष्प होता है, उसमें या तो स्त्री केसर मिलेगा आपको या पुंग केसर मिलेगा, जैसे पपीता या तरबूज हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरी दिख रही होगी। ये पंखुड़ी है, ये बाह्य दलपूर्ण है, ये बीजांड है, ये पुंग केसर है। यहाँ पे कुछ आपको जैसे आपने कोई भी फूल देख लो, जैसे गेंदे का फूल है, उसमें छोटी छोटी ऐसे कलियां सी निकल रही होगी, तो ये क्या है? ये आपका पुंग केसर कहलाएगा, जो परागकोश या तंतु भी इसमें होते हैं। ये बीजांड हो गया। और स्त्री केसर कौन सा है? ये बीच वाला मेन, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? स्त्री केसर, जिसमें आपकी वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय आ जाएगा। अब इसमें बीज का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, देखो परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल से वर्तिकाग्र स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र परागण से स्थानांतरित हो जाते हैं। उसके अंदर परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ठीक है, देखो 1 सेकेंड। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक पौधे से या दूसरे पौधे से जो भी यहाँ पे विकसित होकर यहाँ तक पहुँचेगी, जो भी चीज़ होगी मेन, इसके बाद ही कुछ होगा बीज का निर्माण। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का क्या होता है? निषेचन होता है, तथा युग्मनज का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो मेन जो अंडाशय बीज में पाया जाता है, ये देख सकते हो आप, जिसे अपने स्त्री केसर बोलते हैं, एक पुंग केसर है। अब ये पुंग केसर एक यहाँ का भी हो सकता है, दूसरे पुष्प का भी हो सकता है। अब युग्मनज में विभाजन होकर यहाँ पे क्या है? भ्रूण का निर्माण होता है और बीजांड एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। फिर इसमें क्या होता है? बीज बन जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग क्या होते हैं? जड़ जाते हैं। तो जो अंडाशय है वो क्या बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा तथा फूल के अन्य भाग क्या हो जाएंगे? जड़ जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा? बीज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पे वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मादा युग्मनक है, ये पूरा का पूरा अंडाशय है, और ये नर युग्मक है इधर से जो निकला हुआ है थोड़ा सा। फिर बात करें दोस्तों मानव में प्रजनन की। ठीक है, पुष्पों में हमने समझ लिया अच्छे से। अब मानव में प्रजनन की बात करते हैं। मानव में भी क्या होता है? लैंगिक जनन होता है या प्रजनन होता है। जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, या किशोरावस्था की इस अवधि को क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं। अब देखो अपने को पता कैसे चलेगा कि यौनारंभ स्टार्ट हो चुका है? अब जैसे किशोरों में क्या होता है कि त्वचा का तेलीय कील मुहासे आने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाल वगैरह, चेहरे पे दाढ़ी आना, ये सारी। अब दोस्तों किशोरों में लड़कियों में क्या होता है? रजोधर्म होने लगता है, जिसे अपने पीरियड्स वगैरह बोलते हैं, तो वो शुरू हो जाता है।
स्तनों के आकार में यहाँ पे वृद्धि होने लगती है। तो ये यौवनारंभ में परिवर्तन के यहाँ की क्या है, चेंजेस है। फिर बात करें लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ थोड़ी मोटी होना, ये संकेत देते हैं। फिर अपने बात करेंगे नर जनन तंत्र। इसमें दोस्तों जो हार्मोन वगैरह जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो आपने को बस जो हार्मोन वगैरह ना वो याद रखने हैं। अब दोस्तों जो पार्ट होता है मेल का वो आप देख सकते हो इसमें ये शुक्राशय है यहाँ पे, ये मूत्राशय है, इसके अलावा शीशन, और इधर ये वृषण होते हैं जिसे टेस्टिस बोलते हैं, और शुक्र वाहिनी होती है टेस्टिस से जुड़ी हुई, क्या होती है, शुक्र वाहिनी जुड़ी होती है जहाँ पे शुक्राणु आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस शुक्र वाहिनी के द्वारा यहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करते हैं टेस्टिस में। अब दोस्तों बात करेंगे पहले अपने इसके बारे में, वृषण के बारे में। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, और वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। तो इनका यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो क्या होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है इनको शुक्राणु बनाने के लिए। नर युग्मक शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो वृषण ग्रंथि है कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है, टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है टेस्टोस्टेरोन, और लड़कों में यौवनावस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ये दो काम महत्वपूर्ण रूप से करता है। ये शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुंचाती है। तो ये जो शुक्र वाहिनी मैंने आपको दिखाई जो टेस्टिस से जुड़ी हुई थी वो क्या करती है, जो भी शुक्राणु होंगे वो वृषण से कहाँ पहुंचाएगी, शीशन तक पहुंचाएगी, जो निषेचन के समय क्या है कि बाद में काम आते हैं। मूत्र मार्ग, ये मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं पूरे कंप्लीट रूप से। अब संबंधित ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। शुक्राशय ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि अथवा सावर शुक्र वाहिनी में डालते हैं। शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं तथा यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है उनके स्थानांतरण में सहायता करता है तथा शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। मतलब मेन जो दोस्तों जो वीर्य बनेगा वो शुक्र वाहिनी के द्वारा आएगा आपके टेस्टिस में, फिर वहां से आगे किस में जाएगा, शीशन में जाएगा। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में मेन आपकी क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या चीज आती है, अंडाशय आती है। मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, जो मादा युग्मक है और अंड कोशिका। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं जब वो जन्म लेती है। अंडों की संख्या फिक्स होती है। यौवनारंभ में इन्हें कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है, और अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अंडाशय कौन से हार्मोन उत्पन्न करता है, नर में क्या हो रहा था, कौन सा हार्मोन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा था, टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन हार्मोनों के नाम है ना आपको याद होने चाहिए। फिर आती है अंडवाहिका, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसे। ये क्या है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक क्या करती है, ट्रांसफर करती है, और अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन है ना वो कहाँ पे होता है, यही होता है फेलोपियन ट्यूब में। फिर आता है गर्भाशय, ये एक थैलीनुमा संरचना है। यहाँ पे शिशु का क्या होता है, विकास होता है बच्चे का, और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब इसके जो पार्ट्स वगैरह है ये भी आप देख सकते हो सेम। अब ये वाली जो ट्यूब है ना ऐसी, ये कहलाती है आपके फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जिसे अपने बोल रहे थे अंडवाहिका। क्या बोल रहे थे, अंडवाहिका। तो जो निषेचन होगा ना शुक्राणु और अंडाणु का, वो इन अंडवाहिकाओं में ही होगा। ठीक है, बाद में ये गर्भाशय हो जाएगा और ग्रीवा और ये पूरा पार्ट्स है। फिर जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो युग्मनज बनना स्टार्ट होता है, जो गर्भाशय में रोपित हो जाता है, और गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में क्या होता है, विभाजन भेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। अब एक प्लेसेंटा नाम आता है दोस्तों, प्लेसेंटा। ये क्या है कि एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। अब ये मुख्य काम क्या करता है, माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा, क्योंकि ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन पूरा उसको भरण पोषण करना है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का जो निपटान है, तो भ्रूण जो अपशिष्ट पदार्थ रिलीज करेगा
तो उसको भी क्या करेगा ये बाहर निकालता रहेगा। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को क्या गर्भकाल कहते हैं, और ये 9 महीने की लगभग अवधि होती है। तो मेन इसमें हार्मोन वगैरह ही आपको याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर मान लो कोई अंडे का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल तथा स्पॉन्जी होती है, यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी भी है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह पर धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए वो पीरियड्स आते हैं बार बार। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंडे का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप यहाँ पे जो पीरियड्स आना है वो भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंडा एक तैयार होता है हर महीने। जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना, रोगों का लैंगिक संचरण, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे HIV वगैरह हो गए। अब इसमें भी 2 प्रकार के जीवाणु और विषाणु। अब जैसे मस्सा हो गया, HIV एड्स हो गया, तो ये विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जो जीवाणु जनित रोग है वो गनेरिया या सिफिलिस है। तो मेन अपने को इसमें जो प्रजनन है वही पढ़ना था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे गर्भरोधन के प्रकार भी दे रखे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी, ये इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है चीज़ें, तो इनसे जो गर्भरोधन वगैरह की प्रक्रिया है, अपने को सिर्फ प्रजनन पढ़ना था, वो ही यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें भी मेन आपके हार्मोन वगैरह ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो आपको अच्छे से आती होगी, पता होगी। सो अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।